नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों में काजू कतलियों हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो अब हम लोग राजनीति विज्ञान का अध्याय नंबर 4 लेकर के आ चुके हैं, जो क्या है, संस्थाओं का कामकाज। जो हमारे अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, वो संस्थाएं कौन सी, उन संस्थाओं के बारे में जानना है, वो काम क्या करती है उनके बारे में जानना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वीं कक्षा की जो किताबें हैं सामाजिक विज्ञान की, पॉलिटी की, जो राजनीति विज्ञान की किताब है, वो ऐसी किताब है, वो आपको पूरा सिस्टम समझा देगी भारत का कि उसमें काम कैसे होता है। संविधान क्या है ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। चुनावी राजनीति कैसे होती है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र क्या है, क्यों है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब पढ़ रहे हैं संस्थाओं का कामकाज। और इसका जो आखिरी अध्याय हमारा होगा वो हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होगा। मतलब मात्र 9वीं की किताब आपको पूरा भारत देश कैसे चल रहा है वो चलना सिखा देती है, बता देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताबें। और आज हम लोग शुरू करते हैं हमारे लिए राजनीति विज्ञान का लेक्चर नंबर 1। अब हम लोग शुरू करते हैं। 2-3 चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। एक तो संसद है, वो क्लियर होनी चाहिए। इस पे वैसे मैंने पहले भी चर्चा करी हुई है कि संसद क्या है। संसद हमारे देश में क्या है, कानून बनाने वाली बॉडी है, जो कानून हमारे देश के लिए बनाती है। तो संसद जो है, संसद में 3 भाग आते हैं। सबसे पहले जो है वो है लोकसभा, फिर है राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा में जो टोटल मेंबर्स है, सदस्यों की जो संख्या है वो है 545। 545 में से क्या है, 543 तो पूरे भारत में से चुन करके आते हैं। और 2 मेंबर्स जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियंस कहते हैं। एंग्लो इंडियंस कहते हैं, उनको राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। 2 एंग्लो इंडियन है। 543 मेंबर क्या है, पूरे भारत से चुन करके आते हैं, अलग अलग जगह से चुन करके आते हैं। किस प्रकार से चुन करके आते हैं वो हम लोग चुनावी राजनीति में पढ़ चुके हैं। 543 लोग चुन करके आते हैं। इस 543 मतलब टोटल 545 में से 50% से ज्यादा, 50% से +1, एक भी ज्यादा सीटें, जिसको अभिनव सीटें भी कहते हैं, 545 में से 50% से एक भी ज्यादा सीट, लगभग 275 सीटें जो भी पार्टी जीत जाती है उसकी क्या बन जाती है, सरकार बन जाती है। और अगर किसी भी पार्टी को 275 सीटें नहीं मिल पाती है तो वो गठबंधन की सरकार बनाती है, वो भी हम लोग जान चुके हैं। फिर जो सरकार बनी है, सरकार का मतलब क्या है, देखो सरकार का मतलब होता है, सरकार का मतलब है उसमें 2 लोग आएंगे। एक है प्रधानमंत्री, जो कि सरकार का मुखिया है। सरकार का जो मुखिया है वो कौन है, प्रधानमंत्री है। और उसके अलावा जो प्रधानमंत्री का जो मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री का जो मंत्री परिषद है वो इसमें आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, जितने भी मंत्री मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, वो सब मिलाकर के सरकार बनाते हैं। अब जैसे कि मान लो कोई भी कानून देश में लागू करना है, कोई भी व्यवस्था देश में लागू करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले सरकार सोचेगी, ये कैबिनेट सोचेगा, इसे कैबिनेट भी कहा जाता है। कैबिनेट सोचेगा कि हमें देश के लिए कानून बनाना है। फिर ये क्या है, लोकसभा में जाएंगे। लोकसभा, राज्यसभा, यहां पर पास होने के बाद वो राष्ट्रपति साहब के पास साइन होने के लिए जाता है। राष्ट्रपति साहब अगर साइन कर देते हैं तो कानून बन जाता है। और जब तक वो प्रोसेस में चलता है उसे क्या कहा जाता है, बिल कहा जाता है। उसे बिल कहा जाता है जब तक वो प्रोसेसिंग में चल रहा है। आज जो हमारे चैप्टर की जो शुरुआत हो रही है वो एक इसी प्रकार के बिल से, कानून से शुरुआत हो रही है। वो जो कानून है वो किस से जुड़ा हुआ है, वो आरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा आरक्षण का जो बैकग्राउंड है वो जान लेते हैं। आरक्षण है क्या, रिजर्वेशन है क्या। रिजर्वेशन या आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत क्या है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें क्या है, कॉलेजों में, जॉब में, इनमें क्या करा जाए, उनकी सीटें कुछ फिक्स कर दी जाए। मतलब कह दिया जाए, जैसे मान लो 100 लोग हैं, मैंने एग्जांपल लिया कि भाई 100 लोग हैं, 100 में से क्या है कि भाई 20 लोग हैं ना, इसी वर्ग के सिलेक्ट होने ही होने चाहिए। इस 20 पे उससे उनके अलावा कोई दूसरे वर्ग का अप्लाई नहीं करेगा। तो पर एक बात आती है, आरक्षण की शुरुआत हुई कैसे, आरक्षण की व्यवस्था भारत में आई कैसे। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में हजारों सालों तक क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी। हजारों सालों तक क्या थी, भारत में वर्ण व्यवस्था थी। इस वर्ण व्यवस्था के तहत में क्या थे, 4 वर्ण हुआ करते थे। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जो कि पढ़ाने का और पूजा पाठ का काम करेगा। फिर दूसरे पे क्षत्रिय, जो कि क्या है, देश को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तीसरे पे वैश्य, जो क्या होगा, व्यापार करेगा। और चौथे पे आते थे शूद्र।
ठीक है, शूद्र जो क्या है इन तीनों वर्गों की सेवा करेंगे, या जो बाकी के जो बचे कुछ काम है, चाहे सफाई का काम हो जाए, ठीक है, माली का काम हो जाए, जो भी काम है ना बाकी वो काम शूद्र करेगा। ब्राह्मण को जो पढ़ने का अधिकार होता था, 5 साल की उम्र में ब्राह्मण पढ़ सकता था, 8 साल की में क्षत्रिय जाकर के पढ़ सकता था, और 11 साल की उम्र में वैश्य पढ़ सकता था, पर शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं थे। तो ये जो सिस्टम चला इसने क्या है हजारों सालों तक क्या करा, डिस्क्रिमिनेशन करा। किसके साथ? शूद्रों के साथ। यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, यहां पे जो भेदभाव हुआ है वो किसके साथ हुआ? शूद्राज के साथ भेदभाव हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ है? शूद्राज के साथ हुआ है। अब इस शूद्राज में भी आप देखना 2 वर्ग बनते जा रहे हैं। एक तो जो वर्ग है वो शूद्राज का ही है, और एक वर्ग है वो अति शूद्रा का है। अब अति शूद्रा कौन है? ये दोनों एक ही है, पर शूद्रा में भी क्या है, कुछ ऐसे समुदाय के हैं जिनको क्या है कि बड़ी जाति के लोग, मतलब जो 3 वर्ण ऊपर के हैं वो बड़ी जाति के लोग हैं, उनके घरों में जाने की परमिशन होती थी। जैसे सुनार है तो सुनार जो काम करेगा वो घर में जाकर कर सकता है, माली है उसे घर में जाकर काम कर सकता है, पर उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है, उन्हें उनके बराबर बैठने का अधिकार नहीं। अति शूद्र में कौन आ जाता है? जैसे कि जो साफ सफाई का काम कर रहे हैं, ठीक है, जो धोबी का काम कर रहे हैं, जो और भी गंदे काम कर रहे हैं, वो अति शूद्र में आ जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हजारों सालों तक चली, और बहुत ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हुआ वो इन शूद्र कम्युनिटी के साथ हुआ। ना पढ़ने का अधिकार था, ना इक्वलिटी का अधिकार था, ना अपनी बात रख सकते थे, ठीक है। और इस प्रकार का अत्याचार हुआ था कि मतलब लोगों को है ना, ऊपर कास्ट के लोगों के सामने, उच्च जाति के लोगों के सामने उस एरिया से निकलने की भी इजाजत नहीं होती थी। अगर होती थी, अगर चले जाते थे तो उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, ये स्थिति। फिर जब क्या हुआ, भारत आजादी के दौर पे खड़ा था, तो आजादी के दौर पे जब भारत खड़ा तो भारत ने सोचा हमें क्या करना है कि जितने भी पिछड़े समुदाय के लोग हैं, ये जो शूद्र वर्ग है, इसके क्या करना है, हमें डेवलपमेंट करना है, विकास हम लोगों को करना है। तो विकास के लिए क्या रास्ता लेकर आया गया? आरक्षण का रास्ता लेकर के आया गया। इस आरक्षण की व्यवस्था में शुरुआत में क्या है, शेड्यूल कास्ट, एससी जिन्हें बोला जाता है, और हिंदी में कहा जाता है अनुसूचित जाति। ये अनुसूचित जाति कौन है? अति शूद्र वाले वर्ग हैं। इसमें वो जातियां आती है जो पुराने समय में क्या करा जाता था, ऐसे काम करे जाते थे जो गंदगी वाले काम होते थे, वो काम करे जाते थे, वो सब किस में आ गए? शेड्यूल कास्ट में आ गए, अनुसूचित जाति में आ गए। फिर दूसरा वर्ग है शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स मतलब अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति जो है ये वो लोग थे जो जंगलों में रहा करते थे, आदिवासी जिन्हें हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जो क्या है जंगलों में रहा करते थे। तो इनको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए शुरुआत में जो आरक्षण की व्यवस्था करी गई भारत के संविधान द्वारा, वो इनके लिए करी गई, एससी एसटी के लिए शुरुआत करी गई। अब शूद्रा में अति शूद्र और शूद्र, जो ये शूद्र हैं, जो हैं तो पिछड़े हुए, इनके साथ भी क्या हुआ, भेदभाव हुआ है, इनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो इन शूद्रों के लिए क्या एक तीसरी कम्युनिटी बनी, दैट इज द ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, या अति पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और जो बाकी सभी जो अपर कास्ट है, ऊंची जातियां हैं, वो किस में आ गई? जनरल में आ गई, या सामान्य जिन्हें हम लोग बोलते हैं, सामान्य वर्ग में आ गई। तो आरक्षण की जो व्यवस्था भारत में बनी है वो इस एक दिन की नहीं है, वो हजारों सालों से क्या है सिस्टम चलता आ रहा था। ये सिस्टम अगर नहीं होता तो हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती। इन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस या जो विशेष सुविधाएं दी गई हैं, अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सीटें इन लोगों के लिए फिक्स कर दी जाती है, और हो सकता है अब जैसे क्या है कि जैसे एससी कैटेगरी के लिए मान लो 100 सीटों में से 16 सीट इनके लिए फिक्स है, क्या 16 सीट पे शेड्यूल कास्ट के लोग ही सिलेक्ट होकर के आने चाहिए। अब क्या होता है, जैसे कि ये लोग हजारों सालों बाद पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन में क्या होता है, इनके थोड़े कम मार्क्स आ जाते हैं, तो भी क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। पर ये जो बात है आरक्षण की, जो बात है, ये प्रतिनिधित्व की बात है, रिप्रेजेंटेशन की बात है, कि इनका रिप्रेजेंटेशन हो, राजनीति में रिप्रेजेंटेशन हो, कॉलेजों में हो, गवर्नमेंट जॉब्स में हो, जिससे क्या हो, ये अपनी आवाज उठा सके। क्यों? क्योंकि भाई यहां जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, अगर ये सारे के सारे यही सिलेक्ट होकर के चले जाएंगे तो इन वर्गों की आवाज कौन उठाएगा? क्यों? क्योंकि यहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हैं ये ऊंची जाति के लोग ही तो हैं, भेदभाव जो हो रहा है वो इसी यही तो हो रहा है। और आरक्षण की से पहले 1902 में कोल्हापुर के राजा थे छत्रपति शाहूजी महाराज, तो उन्होंने भी क्या है एक ऐसी व्यवस्था करी थी कि वो खुद अपर कास्ट के थे, ऊंची जाति के थे, पर उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी कि भाई जितने भी मंत्रिमंडल में मेरे लोग होंगे, जितने भी मेरे कौन होंगे जो मुझे एडवाइस देंगे, उनमें 50% लोग क्या हो, ऐसे हो जो पिछड़ी जातियों के हों, अछूत हों, ऐसे लोगों को उन्होंने जोड़ा। और उसके बाद क्या है, ये सिस्टम भी उन्होंने चलाया कि अगर कोई भी यहाँ पे
अछूत के हाथ से चाय पीने के लिए मना करेगा, पानी पीने से मना करेगा, तो उनके लिए कार्रवाई करी जाएगी। तो आरक्षण का जो बेस है, आधार है, वो ये व्यवस्था है कि भाई इस व्यवस्था से लोगों को बाहर निकालने के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान करे जाए। तो वो स्पेशल प्रावधान संविधान ने करे, SC ST के लिए शुरुआत में करे, बाद में जो सरकार कर रही है वो ओबीसी के लिए कर रही है। तो आज जो हमारा पूरा फोकस है इन दोनों पे नहीं है, इन पे भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोकस इस पे, ओबीसी पे। हमारा लेक्चर इस पे नहीं है कि आरक्षण पे चर्चा करें, सही गलत, इसके अच्छे पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, इस पे नहीं है। हमारा जो लेक्चर है वो इस बात पर है कि जो हमें चैप्टर में समझाया गया है उसको, कि भाई किस प्रकार से देश में कानून बनता है, उस चीज को समझाने की कोशिश करी गई। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं, जो प्रमुख जो पॉलिसी है, जो फैसले हैं वो कैसे करते हैं, वो हमें देखना है। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा करी गई। तो इस सरकारी आदेश निकाला गया किसके लिए? अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SEBC के लिए आरक्षित होगी। तो इसमें क्या कहा गया कि 27%, कितनी? 27% जो है किसके लिए होगी? सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से। सामाजिक रूप से पिछड़े में, क्योंकि भाई इतने दिन तक समाज में उनको बराबर के अधिकार नहीं मिले, और शैक्षणिक दृष्टि से भी उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो शिक्षा में और समाज में क्या पिछड़ते गए, एक ऐसे वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक और नाम SEBC, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है। तो सरकार जिनको पिछड़ा मानती है उन्हीं का क्या है? वर्ग का नाम है SEBC, या अब हम लोग आम भाषा में जो इन्हें बोला जाता है OBC बोला जाता है, अदर बैकवर्ड कास्ट। ये जैसे कि मान लो एक बैकवर्ड कम्युनिटी की फोटो दिखाई है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही मिल रहा था। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और जनजाति को ही लाभ मिल रहा था। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ रिजर्व्ड, रिजर्व्ड का मतलब क्या है? ये जो सीट है ये रिजर्व्ड हो चुकी है, ये इसमें कौन आएगा? उसी समुदाय का, उसी कम्युनिटी का इंसान आएगा। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अब क्या है? अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 2 और तीसरा वर्ग एक तैयार करा जा रहा था, जिसे क्या कहा जाता था? OBC कहा जाता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनके लिए 27% आरक्षण की बात थी। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते। मतलब जैसे क्या है कि भाई अब जो 27% हो जाएगा, अगर जैसे जो OBC कैटेगरी में आते हैं, जो OBC में है वही क्या है? उस 27, मतलब मान लो 100 में से जो 27 सीटें हैं, उन 27 सीटों पर OBC कैटेगरी के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ना SC का कर सकता है, ना ST का कर सकता है, ना जनरल का कर सकता है। उन 27 पे दूसरे लोग क्या है? कंपटीशन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ OBC में। और OBC की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा है, तो वही लोग कर सकते हैं। अब निर्णय करने वाले कौन है? भाई लोग तो मांग करेंगे, बहुत से लोग मांग करते हैं, कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है वो कर दो। अब एक एक की तो हम सुनेंगे नहीं, तो फाइनल जो डिसीजन है, निर्णय लेगा कौन? कौन हमारे देश में निर्णय लेगा? राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए हेड ऑफ द नेशन कौन है, हेड ऑफ द नेशन कौन है, राष्ट्र जो है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्र में सबसे बड़ा कौन है, तो कौन होगा? राष्ट्रपति साहब। अगर आपसे हेड ऑफ द नेशन पूछा जाता है तो हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है, देश का पहला नागरिक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति साहब को कहा जाता है। हेड ऑफ द नेशन राष्ट्रपति है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार का जो मुखिया है, सरकार का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना, राष्ट्र का तो हेड है राष्ट्रपति और सरकार का हेड है प्रधानमंत्री। तो यहां पे देखो, राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, सबसे टॉप पे कौन है? राष्ट्रपति है, वो सबसे बड़ा होता है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर भारत में कोई भी कानून लागू होगा, कोई भी व्यवस्था भारत में अगर लागू होगी, तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना नहीं हो सकती है। हम फॉरेन से कोई रेगुलेशन बना रहे हैं, हम फॉरेन से कोई संबंध बना रहे हैं, उस पर भी फाइनल दस्तखत जो होते हैं वो राष्ट्रपति के होते हैं। राष्ट्रपति के दस्तखत के बिना कुछ भी काम नहीं होता है। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि कभी अमेरिका से ओबामा मिलने आते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से कोई आ रहा है, कभी कोई, उनको राष्ट्रपति से मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई राष्ट्रपति हमारे देश के हेड है, टॉप है। पर यह बात ध्यान रखना कि जब बात पावर की चलती है, जब बात शक्तियों की चलती है, जब बात राजनीतिक शक्तियों की, पॉलिटिकल पावर की चलती है, तो जो ज्यादा पावरफुल है वो कौन है? प्रधानमंत्री हमारे देश में पावरफुल है। हमारे देश में कौन है पावरफुल? कौन है? प्रधानमंत्री पावरफुल है। राष्ट्रपति के पास शक्तियां बहुत कम है, पर प्रधानमंत्री के पास शक्तियां बहुत कम है।
राष्ट्रपति सारे वो काम करेगा जिसकी एडवाइस कौन देगा? प्रधानमंत्री, और इसका मंत्रिपरिषद जो एडवाइस देगा वही काम राष्ट्रपति करेगा। वही काम क्या है? राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति टोटली जो काम करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल, उसकी काउंसिल, उसकी मंत्रिपरिषद के अनुसार ही काम करता है। तो एक तरीके से हमारे देश में जो राष्ट्रपति है, जो उनकी पावर है वो नाम मात्र की पावर है। ये बात बहुत ध्यान से रखना, याद रखना, नाम मात्र की पावर है। वो सिर्फ नाम मात्र के हमारे देश के हेड हैं। हाँ, पर ये बात भी ध्यान रखिएगा कि उनके साइन के बिना देश का कोई भी पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो साइन तो बहुत जरूरी है, पर ये साइन प्रधानमंत्री की एडवाइस पे कर देते हैं। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक व्यवस्था हमारे देश की है, वो ब्रिटेन की तरह है। ब्रिटेन में वहां पे रानी हेड है, ठीक है, बाकी सरकार बनती है, संसदीय व्यवस्था वहां पर भी चल रही है। तो वहां पे भी क्या होता है, जैसे रानी जो हेड है ना, वो सिर्फ नाम मात्र की हेड है, वहां साइन करती है, बात खत्म। सारे कानून बनाना संसद की, प्राइम मिनिस्टर जो वहां का है वो मुखिया है, वो हेड है, वो उसी के अनुसार सारे काम होते हैं। पर जैसे आप अमेरिका चले जाओ तो अमेरिका में राष्ट्रपति के पास बहुत ज्यादा शक्तियां है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है। देखो, दो सिस्टम लोकतंत्र में होते हैं, डेमोक्रेसी में होते हैं। एक सिस्टम होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति व्यवस्था। तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या होता है, जहां पर राष्ट्रपति हेड हो, प्रेसिडेंट हो हेड हो, जैसे कि अमेरिका। और एक व्यवस्था होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, जहां पर क्या होती है, संसद हेड होती है, संसद टॉप होती है। और संसद में क्या होता है, प्रधानमंत्री है ना, वो टॉप है, प्रधानमंत्री हेड है। मैंने आपको बताया था कि संसद का भाग है राष्ट्रपति, ठीक है, संसद का भाग है राष्ट्रपति, पर संसद का सदस्य नहीं है। यह बात क्या है आगे आपको क्लियर कर दूंगा। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। तो जो ज्यादा अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं वो किसको दिए हैं? प्रधानमंत्री को दिए हैं। तो अधिकांश अधिकारों का जो इस्तेमाल करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है, वो सरकार का प्रमुख है। तो ये हमारे अभी मौजूदा राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं और ये हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्री को नियुक्त करता है। अब थोड़ा सा आप इस सिस्टम को समझने की कोशिश करना, होता क्या है। जैसे कि आप एक बार समझिए भाई, 543 सीटों पे लोकसभा के चुनाव हुए। इन 543 सीटों में से क्या हुआ, 300 सीटें बीजेपी जीत गई। इन 300 सीटें कौन जीत गई? बीजेपी जीत गई। अब ये 300 सीटें जब बीजेपी जीत गई ना, तो क्या करेगा, राष्ट्रपति को पता चल गया भाई 275 चाहिए थी पर बीजेपी तो 300 जीत गई। अब 300 जीतते सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करेगा, जो बीजेपी का मुखिया है, बीजेपी पार्टी का जो मुखिया है, उसको बुलाएगा, बोला आप सरकार बनाने का जो कार्यक्रम है उसको आप आगे बढ़ाइए। बोले ठीक है। तो बोला आप प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? बोले प्रधानमंत्री हम जो बना रहे हैं वो किसको बना रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जो ये 300 लोग हैं ना, जो बीजेपी के जो चुनकर के आए हैं, ये 300 लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो नेता है वो किसको चुन रहे हैं? नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं। किसको चुन रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को चुन रहे हैं। अपना नेता इन्होंने इनको चुन लिया। ये 300 लोग जिस दिन भी चाहेंगे ना, मतलब बीजेपी पार्टी जिस दिन भी चाहे कि नरेंद्र मोदी को हटा दो, हम तो किसी और को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये हटा सकते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री बने हैं वो पार्टी के कारण है कि भाई जो 300 पार्टी के लोग हैं ये किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री। ठीक है। तो जब ये मोदी जी का नाम आ जाएगा तो राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, इन्हें अपॉइंट कर देंगे। अपॉइंट का मतलब क्या है? नियुक्त कर देंगे कि हाँ भाई आज से जो भारत का प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी होगा। उनकी शपथ अपत भी जो है वो दिला दी जाएगी। अब ये नरेंद्र मोदी जी बैठ करके क्या करेंगे, अपना मंत्रिपरिषद का शुरुआत करेंगे। जो इनका मंत्रिपरिषद है उसकी गठन करेंगे। अब उसमें क्या है, देखेंगे भाई ये मंत्री बनना चाहिए, ये मिनिस्टर बनना चाहिए। मंत्री भी 3 प्रकार के होते हैं, वो हम इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। उन सभी मंत्रियों के नाम देकर के क्या करा जाता है, राष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है कि हम इनको मंत्री बनाना चाहते हैं। किसने डिसाइड करा है? प्रधानमंत्री ने डिसाइड करा है, पार्टी ने डिसाइड करा है। तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का जो काम है ना, वो नियुक्त करना है, उन्हें शपथ दिलाने का काम है। राष्ट्रपति खुद नहीं कह सकता कि भाई मैं तो इन 300 में से ना नरेंद्र मोदी को नहीं बनाना चाहता, मैं तो ये X% बैठा ना इसको प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं। राष्ट्रपति की नहीं है। यहां पर यह बताएंगे कि हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आप इनको शपथ दिला दो। तो यहां पर जो पावर है वो सारी की सारी जो पावर है वो प्रधानमंत्री के पास होती है और प्रधानमंत्री ही डिसाइड करते हैं कि किसको मंत्री बनाना होता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय किए जाते हैं। अब क्या काम होगा क्या नहीं होगा ये पूरा मंत्रिमंडल ही डिसाइड करेगा। तो इसमें प्रधानमंत्री जो सरकार के मुखिया हैं और सरकार में कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये चीज तो मैंने आपको समझा ही दी है कि भाई संसद क्या है, संसद 3 लोगों से मिलकर के बना है।
संसद है वो 3 लोगों से मिलकर के बना है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और तीसरे हैं जो इंपॉर्टेंट पर्सन वो है राष्ट्रपति साहब, राष्ट्रपति। इन 3 से मिलकर के क्या है हमारा संसद बनता है। क्या बोला है, संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन, 2 सदन मतलब 2 हाउसेज, 2 सदन है। अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि भैया सदन कितने हैं हमारे संसद में, तो सदन हमारे 2 हैं। और यह पूछा जाए कि संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के अंग 3 हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति भी क्या है, संसद का अंग है। अब यह बात बहुत ध्यान रखना कि राष्ट्रपति क्या है, संसद का भाग है। राष्ट्रपति संसद का भाग है। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पर सदस्य नहीं है। यह बात ध्यान रखना, बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, वापस बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति संसद का भाग है पर सदस्य नहीं है। क्योंकि सदस्य तो वो लोग हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में चुन करके गए, मेंबर तो वो हैं, पर पार्ट तो संसद का ये भी है ना, क्योंकि संसद तो जो बन रही है वो इसको भी जोड़ करके बन रही है। तो प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये लाइन साफ साफ आपकी किताब में शब्दों में लिखी हुई है कि राष्ट्रपति क्या है, भाग होगा पर सदस्य नहीं होगा संसद का। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये एक लोकसभा की तस्वीर आपको दिखाई गई है, जब क्या है प्रधानमंत्री मोदी जी क्या है संबोधित कर रहे हैं किनको, सांसदों को जो कि वहां पे चुन करके आए हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना बहुत जरूरी है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो प्रधानमंत्री जो है ना, प्रधानमंत्री चाहे कहीं से भी बन जाए, प्रधानमंत्री कहीं से भी बन सकता है। मतलब वो लोकसभा का भी हो सकता है, चाहे लोकसभा का सदस्य हो और चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, कहीं से भी बन सकता है वो, लोकसभा या राज्यसभा। अगर प्रधानमंत्री चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, इंदिरा गांधी जी भी एक बार राज्यसभा से बनी हुई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। पर ध्यान ये बात रखना कि सरकार बनाने के लिए क्या है, आपको लोकसभा का सपोर्ट होना जरूरी है। आपकी राज्यसभा में चाहे कितनी ही बहुमत हो, राज्यसभा में 245 सीटें हैं, 245 सीटों में से चाहे 200 सीटें बीजेपी ने जीत रखी हो, पर अगर लोकसभा का 50% +1 नहीं होगा, मतलब 275 प्लस नहीं होगा, तो सरकार बीजेपी कतई नहीं बना सकती। इसलिए बात ध्यान रखना, क्या बोला है, लोकसभा के सदस्यों का बहुमत का समर्थन होना बहुत जरूरी है। तो प्रधानमंत्री क्या है, उसी पार्टी का बनेगा, उसी दल का बनेगा जिसकी क्या हो, लोकसभा में बहुमत, लोकसभा में बहुमत हो, लोकसभा में मेजोरिटी हो, लोकसभा में 275 सीटों से ज्यादा सीटों उन्होंने जीत रखी हो। फिर चाहे आप प्रधानमंत्री लोकसभा से बना दो, राज्यसभा से बना दो, कहीं से बनाओ, पर क्या है, आपकी जीत लोकसभा ही तय करती है। लोकसभा ही डिसाइड करेगी किस पार्टी की सरकार बनेगी। यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। कौन सा सरकारी आदेश? जो आरक्षण के लिए दिया गया था, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भारत सरकार ने 1989 में 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। तो सरकार ने क्या करा था, सरकार ने एक कमीशन बनाया। क्या बनाया? कमीशन बनाया। तो पिछड़ी जाति, बैकवर्ड कास्ट या क्लासेस भी आप लिख सकते हैं, बैकवर्ड कास्ट कमीशन। ये सरकार ने क्या है, सेकंड वाला बनाया। कब बनाया? 1979 में बनाया। ये क्यों बनाया गया था? जिससे क्या हो कि हम पता लगा सके कि जो पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं उनका सामाजिक और आर्थिक क्या स्तर है, वो कहां तक पिछड़े हुए, उस बात का पता लगाने के लिए। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग भी कहा जाता है। तो इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? बीपी मंडल साहब थे। ये बीपी मंडल साहब है, ये बिहार के प्रसिद्ध नेता भी रहे। तो इन्होंने क्या है, इसकी अध्यक्षता करी थी बीपी मंडल ने। तो इसलिए इसे क्या है, मंडल आयोग भी कहा जाता है। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। तो इनमें यह डिसाइड करने के लिए बोला गया कि पहले तो पता लगाओ कि किन आधारों पर हम ये पता लगाए कि वो पिछड़े हुए हैं, और फिर अगर पिछड़े हुए हैं तो उनका समाधान भी बताओ। ये काम किसको दिया गया? मंडल आयोग को दिया गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। मतलब 1980 में जाकर के इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी कि भाई हम इन्हें ये काम पूरे 1 साल में करा है। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों से एक सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। तो यहां पर क्या है, जो आयोग है, कमीशन, उसने क्या बोला कि भाई सच में वो पिछड़े हुए हैं और उनको क्या है 27%, 27% जो है आप रिजर्वेशन दे दो।
इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। तो देखो, अब कानून सरकार तो बना नहीं सकती है, ठीक है, कोई भी जो प्रक्रिया है वो सरकार नहीं, वो तो संसद से होकर के गुजरेगी, लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति साहब के पास। तो जब लोकसभा में जाएगी तो लोकसभा में देखो भाई, हाँ 50% से ज्यादा आपके पास दूसरी पार्टी के भी लोग हैं, दूसरी अलग अलग पार्टियों के भी लोग हैं, तो वो विरोध भी कर सकते हैं, पक्ष में भी हो सकते हैं। फिर राज्यसभा में अगर आपकी मेजोरिटी है या नहीं है, तो सारी बातें ही डिपेंड करती है। संसद में बहुत चर्चा इसकी हुई, वर्षों तक कई पार्टियां और सांसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। तो बहुत सी पार्टियों ने सांसद कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिन्हें शॉर्ट में एमपी कहा जाता है। मतलब जो लोकसभा का सदस्य है, जो राज्यसभा का सदस्य है, उन्हें सांसद कहा जाता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्टियों ने, सांसदों ने बहुत समय से मांग कर रहे थे कि इसे लागू कर दिया जाए। फिर 1979 का लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। तो हमने चुनावी राजनीति वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भैया क्या होता है कि डिसीजन जो है, पहले सरकार एक अपना मैनिफेस्टो, एक अपना पत्र जारी करती है कि हम ये काम करेंगे। जैसे कि क्या हुआ था, चुनाव हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पे न्याय दल ने न्याय युद्ध जो चला रखा था चौधरी सिंह जी ने, उन्होंने ये बोला था हम सत्ता में आते ही किसानों के लोन माफ कर देंगे। उसी प्रकार से वीपी सिंह जी की जो सरकार आई, जनता दल ने चुनाव से पहले बोला कि हम आते ही क्या मंडल आयोग को लागू कर देंगे, मतलब 27% आरक्षण ओबीसी को दे देंगे। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, ठीक है। अब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये है वीपी सिंह जी। तो ये क्या करे, उस समय प्रधानमंत्री बन गए, और जब प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद कुछ घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को समझना। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्या होता है संसद में, क्या है, संसद में 3 सत्र होते हैं। संसद में 3 सत्र होते हैं। जो पहला सत्र होता है उसे कहा जाता है बजट सत्र। बजट सत्र कहा जाता है, ये फरवरी के करीबन होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सत्र होता है उसे हम कहते हैं मानसून सत्र। मानसून सत्र ये अप्रोक्सीमेट अगस्त, जुलाई, अगस्त सितंबर के बीच में होता है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र का मतलब जो विंटर में है, ठंड में, तो वो नवंबर दिसंबर में जाकर के होता है। तो 3 बार क्या होती है, संसद बैठती है, लोकसभा, राज्यसभा, ये बैठती है। तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब यहाँ पे बात ध्यान में ये रखना कि राष्ट्रपति को क्या होता है, 2 बार भाषण देने के लिए संसद में आना होता है। और जब वो संसद में आते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो सब एक जगह बैठ जाते हैं और उनका भाषण को सुनते हैं। तो क्या होता है, वो 2 बार भाषण देते हैं। एक बार तो कब देते हैं, जब आपकी नई सरकार बनेगी। नई सरकार बनेगी, वो नई सरकार बनेगी जब पहला बार वो संसद में बैठेगी, तो उस दिन वो अपना भाषण देंगे। और उसके बाद क्या होगा, हर 5 साल में, हर 5 साल के क्या होगा, हर एक साल पे, भाई 1 साल बीता, फिर जब बजट सत्र चालू हुआ फिर भाषण देंगे, फिर 1 साल बाद वापस भाषण देंगे। हर बजट सत्र में तो वो भाषण देते ही देते हैं। उसके साथ साथ क्या करते हैं कि जो जब सरकार बनकर के आती है तब भी एक भाषण दिया जाता है। इस भाषण में वो बताते हैं कि सरकार को क्या काम करना चाहिए, सरकार की ये मंशा है, सरकार ये काम करेगी। तो उस समय जब वीपी सिंह जी की सरकार बनी तो आर वेंकटेश्वर रमन साहब उस समय क्या थे, राष्ट्रपति थे। तो जब इन्होंने क्या है, सरकार बनने के बाद संसद में अपना भाषण देने गए, तो उसमें सरकार ने राष्ट्रपति साहब को बोला कि आप क्या है, मंडल आयोग की बात करना। तो उससे क्या हो कि सरकार की मंशा पता चल जाए कि सरकार मंडल आयोग को लागू करना चाहती है। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। तो 6 अगस्त 1990 को कैबिनेट ने, मंत्रिपरिषद ने डिसाइड कर लिया कि हमें यह काम करना है। औपचारिक एक फॉर्मल डिसीजन ले लिया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। तो दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, प्रधानमंत्री ने बता दिया कि हम इस बिल को पास करना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं और ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहते हैं। कैबिनेट के फैसले को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। अब कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग क्या होता है, ये जो विभाग है ये सरकारी नौकरियों से जुड़ा हुआ होता है। जो जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका सारा का ध्यान रखता है कि हाँ भाई हमारे इतने एम्प्लॉइज, इतना काम है, इतना पेंशन जा रहा है, इतना सैलरी जा रहा है, तो उस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ले ली। तो अब क्या होता है, ये अधिकारी है उस पर साइन कर देगा कि हमें सरकार ने जारी कर दिया है, तो जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो भी साइन कर देगा। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को OM नंबर ये तैयार हो गया। तो ये इसी प्रकार से क्या है, सभी कानून तैयार होते हैं, OM नंबर डाल करके एक जो बड़ा अधिकारी होता है उसके भी साइन हो जाते हैं। ये बड़ा अधिकारी मतलब एक लागू करने के रूप में, हाँ वैसे लागू
कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो अधिकारी होते हैं, अभी इसमें हम कार्यपालिका पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो कार्यपालिका में ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, तभी आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा अधिकारी होता है जिसने ये साइन करा है। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। तो अब जो लोग आरक्षण के फेवर में थे, रिजर्वेशन के सपोर्ट में थे कि भाई देना चाहिए ओबीसी को, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ हजारों सालों तक असमानता हुई है, इनइक्वलिटी हुई है, भेदभाव हुई है, तो उसके लिए हमें स्पेशल प्रोविजन, मुख्य विशेष प्रावधानों की हमें जरूरत है, जो कि सरकार आरक्षण के द्वारा कर रही है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो उनका मानना था कि अगर हमें आरक्षण मिलेगा तो उचित प्रतिनिधित्व, एक सही रिप्रेजेंटेशन हमें भी क्या है, सरकार में, संसद में देखने को मिलेगा। और जैसा कि ये जो तराजू दिखाया है, ये क्या है, असमानता है कि इधर ज्यादा झुकाव उधर कम है, तो झुकाव जहां है वो थोड़ा सा असमानता है। दूसरे पक्ष अब क्या है, जो लोग आरक्षण के खिलाफ हैं वो क्या कह रहे हैं कि लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं है, जो एससी एसटी ओबीसी तीनों में नहीं आ रहे हैं, उनके अवसर छीनेंगे, तो उनके अवसर कम हो जाएंगे। अधिक योग्यता होने पर उनको नौकरियां नहीं मिलेगी, मतलब अगर आप में टैलेंट थोड़ा ज्यादा होगा तो भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये दूसरे पक्ष का मानना था। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर पड़ेगा। तो जो लोग दूसरे पक्ष के हैं, सामान्य वर्ग के हैं, उनका मानना था कि अगर ऐसी चीजें लागू कर गई तो उससे जातिवाद भी बढ़ेगा और देश की प्रगति में क्या है, रुकावट आएगी। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया? अब भाई देखो, विवाद का जो निपटारा, जो फाइनल है ना, वो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ही करता है। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे, कार्यपालिका भी बताऊंगा, और न्यायपालिका में हमारे सुप्रीम कोर्ट, पूरी जुडिशरी है वो आती है। क्या होती है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ अभी जो एक सिस्टम आपके बताया गया है बुक में कि किस प्रकार से कानून बनाया जा रहा है, उसको समझा रहा हूं। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और करते हैं। इस आदेश के विरोध भी कुछ लोगों को और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए। तो क्या है, कुछ जो लोग इसके विरोध में थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मुकदमे दायर कर दिए कि भाई सरकार गलत कर रही है और इस फैसले को गलत घोषित कर दे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से उसे रोकने की अपील करी। तो उन्होंने बोला इसे अवैध घोषित करे सुप्रीम कोर्ट और इसे लागू ना होने दे। भारत के सर्वोच्च वाले न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ चाहे जोड़ दिया। तो उन्होंने सब सारे मुकदमे जितने भी आए कि भाई इसने भी कर दिया, उसने भी कर दिया, उस संगठन ने भी कर दिया, सबके एक साथ जोड़ दिए और उसे क्या नाम दिया गया, इंदिरा साहनी को एवं अन्य बनाम भारत सरकार का मामला। इंदिरा साहनी को ने जो वकील है, जो केस लड़ रही है वो है, और भारत सरकार बनाम देखो क्या है, इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब भारत सरकार के खिलाफ केस गया, क्योंकि कानून तो भारत सरकार का है भाई, कानून तो भारत सरकार का ही है ना। सोच तो शुरुआत तो भारत सरकार ने करी, संसद के खिलाफ आप थोड़ी जा रहे हो, तो आप तो भारत सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। अब एक बात यहां पे बहुत ध्यान रखना, आपने बहुत सी बार अखबारों में पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ, ये संवैधानिक पीठ क्या है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर पांच या पांच से अधिक जज अगर क्या करते हैं, फैसला सुनाते हैं, 5 या 5 से अधिक जजों की एक टीम बना करके फैसला सुनाया जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संवैधानिक पीठ कहलाती है। उससे कम है भाई, 2 जजों ने फैसला सुना दिया तो भी नहीं है, 3 ने सुना दिया तो भी नहीं, 4 ने सुनाया तो भी नहीं, 5 या 5 से ज्यादा सुना तो संवैधानिक बेंच, संवैधानिक पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस हैं, 34 जजेस, 34 जज हमारे हैं, जिनमें से एक क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो क्या है मुख्य न्यायाधीश हमारे देश का होता है। तो 34 जज हैं, तो अगर 5 से अधिक है तो संवैधानिक बेंच है। यहां पे 11 जजों ने सुनाया है, तो मतलब ये भी संवैधानिक पीठ थी। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है। 1992 में फैसला आया है, उन्होंने बोला भारत सरकार ने जो निकाला है वो अवैध नहीं है और सही है, भारत सरकार ने जो भी कानून निकाला है वो सही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई लोगों की तरफ से तो इंदिरा साहनी वकील है, भारत की तरफ से कौन लड़ता होगा, भारत सरकार की तरफ से कौन लड़ रहा है? तो भारत सरकार के पास क्या होता है, एक महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह संवैधानिक पोस्ट है।
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, संविधान में मेंशन है। तो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये क्या है, भारत सरकार का एक तरीके से वकील होता है। भारत सरकार की जो भी बात सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं पर भी रखनी है वो यही रखता है। तो भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाता है। तो दोनों की बात सुन ली, भारत सरकार की भी सुन ली और जो लोग विरोध में है उनकी भी सुन ली। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करके उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस्ड डिसीजन दिया। उन्होंने सरकार के फैसले को भी गलत नहीं बताया। उन्होंने बोला कि सच में सामाजिक पिछड़ापन हो सकता है, पर उन लोगों को फायदा ना दे जो आर्थिक रूप से मजबूत है। तो इसके लिए क्या है, एक कॉन्सेप्ट लाया गया क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कहा गया कि भाई एक इनकम फिक्स कर दी गई। जैसे मान लो कि 6 लाख, अगर किसी के माता पिता 6 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, साल के 6 लाख या 6 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, तो ओबीसी कैटेगरी में उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। फिर बाद में सरकार ने इसे बढ़ा दिया, इसे 8 लाख कर दिया। शुरुआत में तो शायद 2 या 4 लाख पर ही था, पर फिर बाद में बढ़ा के 6 लाख कर दिया, 8 लाख कर दिया। अगर भाई आप 8 लाख रुपए कमा रहे हो तो फिर आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, फिर आप क्या है, सामान्य वर्ग में काउंट होगे, ओबीसी में नहीं हो जाओगे। तो 6 लाख 8 लाख की क्रीमी लेयर है, मतलब एक क्रीम घोषित कर दी कि इससे ऊपर अगर आप हो तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये बात है। और जो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी पे लागू होता है, एससी एंड एसटी पर लागू नहीं होता है, अनुसूचित जाति और जनजाति पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट उस समय सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत करी और उसके बाद उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी कर दिया। तो उस दिन आदेश जारी कर दिया और उसी दिन से यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। तो ये भैया हमारा क्या था, आज का जो लेक्चर है अध्याय 4 का, वो खत्म होता है। ठीक है, इसके जो आज के अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार से कानून बनता है। आरक्षण पर चर्चा करना हमारा मुद्दा नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ आज जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना चाहते थे, और आगे इस चैप्टर में और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और ये जो वीडियोस है ना, सामाजिक विज्ञान के वीडियोस हैं, ये सिर्फ क्लास विशेष के लिए नहीं, कक्षा विशेष के लिए नहीं, मैंने आपको बिल्कुल उसी प्रकार से पढ़ाया जैसे कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो आप प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो। आप ये मत देखा करो मेरे भैया तो कॉलेज में है तो उनको क्या जरूरत है, नहीं, आप उनको भी शेयर करो। आपको लगता है मेरी तो दीदी कंपटीशन की तैयारी कर रही है, गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी कर रही है, आप उनको भी भेजो, सबको भेजो। ये वीडियो सभी के लिए होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूं। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप जब भी बाहर जाएं मास्क लगा करके जाएं और कोरोना को भगाने में भारत सरकार की और भारत की मदद करें। बाकी कोई भी आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम आई हो तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा, और अच्छा लगा हो ताबड़तोड़ कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।